संसद के दोनों सदनों में आज लगातार तीसरे दिन मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी दलों का विरोध रहा जारी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दुर्व्यवहार के कारण शेष मॉनसून सत्र के लिए हुए निलंबित। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण को 26 जुलाई तक किया निलंबित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को किया संबोधित। कहा, स्वाभिमान से जीने के लिए युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवा रही है सरकार। और कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जियो गीता ऐप किया गया लॉन्च। ऐप के माध्यम से 1.25 करोड़ गीता श्लोकों के पाठ का रखा गया है लक्ष्य। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर के मुद्दे को लेकर आज भी संसद में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया। उन्होंने लोकसभा में कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पता नहीं विपक्ष ये क्यों नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। अमित शाह के इस बयान के बाद हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सांसदों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अंत में लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के हंगामे के कारण उसमें कई बार बाधा आई। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर बाद में दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे के बाद भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा के सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण पर 2 दिन की रोक लगा दी है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण कर रहा था। उच्चतम न्यायालय ने पुरातत्व विभाग को आदेश दिया कि वह मस्जिद का विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण न करें। न्यायालय ने मुस्लिम याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को कहा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक पीठ ने कहा कि न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति को वाराणसी अदालत के फैसले के खिलाफ 26 जुलाई तक उच्च न्यायालय जाने का समय दिया है। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के निष्पादन के आदेश पर रोक लगा दी है, ताकि अंजुमन कमेटी को न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा और सिर्फ 2 दिन की इंटरिम मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका यह था कि हमने फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है। और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद की ये सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक जांच शुरू की गई थी कि क्या ये मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनी है। पुरातत्व विभाग के 30 सदस्यों के दल ने आज सुबह सर्वेक्षण शुरू किया था। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की तीसरी बैठक आज चेन्नई में शुरू हो गई। 26 जुलाई तक चलने वाली ये बैठक आपदाओं और जलवायु आपात स्थितियों से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक में ये पहला मौका है जब G20 बैठक के दौरान एक विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जाएगा, जो G20 देशों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा और आपदा जोखिम में कमी के महत्व को रेखांकित करेगा। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली ठोस कार्रवाइयों की रूपरेखा भी तैयार करेगा। This meeting, the third meeting, the Chennai meeting, is very significant because we will come up with a G20 communique or a G20 joint statement, if you like, on disaster risk reduction, which will then be fed to the Sherpa level and to the leaders of G20. So it is very significant that we are coming to this sort of a global communique of G20 on disaster risk reduction, which will be the first ever G20 communique on disaster risk reduction in the city of Chennai. ये बैठक G20 देशों और उनके नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और ज्ञान भागीदारों को एक साथ लाएगी, ताकि कार्य समूह के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में साझा प्रतिबद्धताओं और प्रमुख सिफारिशों को शामिल करते हुए विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जा सके। इन क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का वैश्विक कवरेज, आपदा और जलवायु लचीला बुनियादी ढांचा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्त पोषण ढांचा, आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली और DRR के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण शामिल हैं। 2015 में अपनाया गया सेंदाई फ्रेमवर्क भी इस बैठक के लिए एक मार्गदर्शक टेम्पलेट होगा और इसकी समीक्षा की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवा रही है, ताकि युवा अपने कार्य शुरू कर सकें और स्वाभिमान के साथ जिएं। उन्होंने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया है और एक बार फिर से बनेगी सरकार। मुख्यमंत्री अपने करनाल प्रवास के दौरान वार्ड नंबर 18 के सामुदायिक केंद्र में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता से सीधी बातचीत की और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, बेहतरीन शिक्षा के लिए गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी वहन करेगी। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा लाखों युवाओं को कौशल के माध्यम से रोजगार दिया गया है। इसके अलावा हजारों की संख्या में युवाओं को स्थायी नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 18 की कॉलोनी गुरु नानकपुरा निवासियों के लिए सीवरेज का उचित प्रबंध करने के उद्देश्य से 8 MLD की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP बनाने के कार्य की स्वीकृति प्रदान की। बनी गुरु नानकपुरा कॉलोनी में पहले भूमि न होने के कारण से अमृत स्कीम के अंतर्गत तैयार नहीं किया जा सका था। अब पिंगली रोड पर बदलती हुई आबादी के कारण से 8 MLD STP का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है। ये सर्वे आया वहां का। पिंगली रोड पर पिंगली डेयरी के साथ जो प्लाट लेफ्ट साइड में है उस पर लगभग 2 एकड़ भूमि में 8 MLD का STP बनाया जा सकता है। आवश्यकता है तो केवल आपकी मंजूरी की है। मेरे से इतनी सी बात पूछी गई है तो मंजूर कर दें। मंजूर किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि शहरों में बनाई जा रही प्रॉपर्टी ID की गलतियों को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जब तक इनका निपटारा नहीं हो जाता तब तक शिविर जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने करनाल में अपने 15वें जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित किया। इससे पूर्व उन्होंने सेंटर परिसर में स्केटिंग रिंग का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि आज के जनसंवाद कार्यक्रम में आई सभी शिकायतों पर उचित कार्यवाही की जाएगी और समाधान के बाद दर्ज फोन नंबर पर शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरठ रोड पर सेक्टर 6-5 को जोड़ने वाले रास्ते पर फ्लाईओवर तथा अंडरपास बनाने के लिए केंद्र सरकार से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पानी जीवन की बड़ी आवश्यकता है। हरियाणा में 2014 से पहले 9 लाख पेयजल कनेक्शन थे। पिछले 8.5 वर्षों में सरकार ने 20 लाख नए कनेक्शन दिए हैं और आज राज्य में 29 लाख पानी के कनेक्शन हैं। 500 नए जलघरों का निर्माण भी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। 3 साल बाद भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा।
आज पूरे देश में आयकर दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत फरीदाबाद के प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों को खास तौर पर बुलाया गया और उन्हें आयकर के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर प्रधान आयकर आयुक्त अनंत कुमार केडिया और संयुक्त आयकर आयुक्त सुधा यादव मौजूद रहे। आयकर आयुक्त ने कहा कि आयकर किसी भी देश के विकास और उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सभी को ईमानदारी के साथ आयकर देना चाहिए। आज हमने एक स्कूल के बच्चों को बुलाया है अपने ऑफिस में और उनको हम टैक्सेशन के बारे में अवेयर करना चाहते हैं कि टैक्स का क्या इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में और एक कंट्री के लाइफ में। ये बच्चे देश की फ्यूचर हैं और अगर ये टैक्स के बारे में जानेंगे कि जो हमारा टैक्स कलेक्शन होता है उसी से हम एक सिविलाइज सोसाइटी को रन करते हैं, हमारी पुलिस चलती है, हमारी मिलिट्री चलती है, हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चलती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम हर आदमी अपनी ड्यू टैक्सेज को टाइम पर पेमेंट करे, खुशी खुशी पेमेंट करे, कोई आदमी टैक्स की चोरी ना करे। इससे गवर्नमेंट जो है अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगा और नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कर पाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग टैक्स चोरी ना करें बल्कि ईमानदारी से टैक्स भरें। कार्यक्रम में शामिल हुए विद्यार्थियों ने भी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें आज कार्यक्रम में आकर आयकर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिली है। यहाँ पे बताया गया कि हम लोग क्यों इनकम टैक्स पे करते हैं, क्यों ये नेसेसरी है हमारे लिए और इससे हमारी कंट्री का वेलफेयर होता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सब बताया गया। इनकम टैक्स पे करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। यूजुअली लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, बट जो गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ करती है, पूरी कंट्री के फ़ायदे के लिए यूज़ करती है। ये बात मैं जाके अपने क्लासमेट, फ्रेंड्स और इवन टीचर्स, पेरेंट्स सबको बताऊँगी। कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा जियो गीता ऐप लॉन्च किया गया। जियो गीता ऐप के माध्यम से 1.25 करोड़ गीता श्लोकों के पाठ का लक्ष्य रखा गया है। इस ऐप के माध्यम से 12 भाषाओं में गीता के श्लोक पढ़े जा सकते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि गीता सभी समस्याओं का हल बताने वाला ग्रंथ है। आज पूरी दुनिया में गीता की स्वीकार्यता बढ़ी है और गीता के प्रचार प्रसार के लिए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद का बड़ा योगदान है। ये हमारे देश एवं प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। स्वामी जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज भगवद गीता का संदेश पूरे विश्व में भी पहुंच रहा है और न केवल अपने देश के लोग अपितु विदेश के लोग भी गीता के संदेश को महानता से अपने जीवन में अपना रहे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रयास एवं प्रेरणा से देश के अनेकों विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में गीता पाठ, गीता अध्ययन एवं शोध कार्य किए जा रहे हैं। जियो गीता ऐप के लॉन्चिंग अवसर पर राज्यसभा सदस्य कृष्ण पवार सहित प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। इस अवसर पर पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर ने कहा कि वर्तमान समय में, आधुनिक समय में हमारे बच्चे संस्कारी और सभ्य बने, इसके लिए गीता बड़ी मददगार साबित होती है। 48 कोस तीर्थ कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा ने कहा कि ये एक डिजिटल माध्यम है जिसकी मदद से लोगों को गीता श्लोक पाठ करने में मदद मिलेगी। ये ऐप निश्चित रूप से जियो गीता मिशन को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम करेगा। हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में पंचकुला में निर्भय भारत सशक्त नारी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधवा और एकल महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि भारत सशक्त होगा तो नारी सशक्त होगी और अगर नारी सशक्त होगी तो वो अपने देश को सशक्त करेगी। इसी सोच के तहत इस कार्यक्रम का थीम निर्भय भारत सशक्त नारी रखा गया है। इसके आयोजन का मुख्य ध्येय ये था कि सशक्त भारत सशक्त नारी, ये सब्जेक्ट नेशनल कमीशन का था पूरे देश के लिए। और ये एक सच्चाई है कि भारत सशक्त होगा, नारी उसमें सशक्त होगी और नारी सशक्त होगी तो अपने देश को सशक्त करेगी।
इस सोच के साथ इस कार्यक्रम को हमने इस थीम को रखा। हमारे हरियाणा ने कमीशन ने ये सब्जेक्ट चुना कि जो महिलाएं पूरे हरियाणा में कम उम्र में सिंगल रह गई या डिवोर्स हो गई और उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी उनको छोड़ दिया गया, उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए, उनको घर से निकाल दिया गया, इस तरह की महिलाओं को हमने आमंत्रित किया, चयनित किया। होडल की अनाज मंडी पलवल में भाजपा पार्टी द्वारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भाग लिया। पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन एवं होडल के विधायक जगदीश नायर ने किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित कर रही है। एक मौका और 2024 में फिर से मोदी सरकार जोर से जयकारा बोलो, भारत माता की। ये जज्बा, ये होडल का ये जोश मोदी जी तक भी पहुंचना चाहिए। इसलिए अपना फोन निकालो और एक नंबर डायल करो 90-90-90 2024। 2024 का मतलब मोदी जी फिर बना देंगे। साथ ही आपका संदेश मोदी जी पे पहुंच जाएगा। आपको सफल पन्ना प्रमुख के लिए मैं नायर जी को, सारी टीम को और तीनों पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे होने के लिए जिला अध्यक्ष और जिले की पूरी टीम को सबको बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा अगस्त महीने में प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें युवा मोर्चा द्वारा 22 तिरंगा यात्रा, किसान मोर्चा द्वारा 20 तिरंगा यात्रा, एससी मोर्चा द्वारा 17 आदि शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लिए बजट आवंटित किया गया है और जहां जहां बाढ़ आई उन सभी प्रदेशों को ये राशि भेजी गई है। बाढ़ से प्रभावित किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा प्रदान किया जाएगा। बाढ़ग्रस्त 12 जिलों में घोषित किया है और आप जानते हैं बाढ़ग्रस्त घोषित करने का क्या मतलब है कि किसान की फसल का 15,000 रुपए एकड़ मिलेगा। अगर किसी की मृत्यु हो गई है उसको 4 लाख रुपए मिलेगा। किसी का मकान गिर गया उसको मकान की कीमत मिलेगी। किसी का पशु मर गया उसको पशु की कीमत मिलेगी। किसी की बकरी बह गई उसको बकरी की कीमत मिलेगी। किसी की मकान में तरेर आ गई उसको उसकी कीमत मिलेगी। किसी के कपड़े बह गए उसकी कीमत मिलेगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।